ज्ञानी हमसे कहते हैं, मेरे भाइयों बहनों, जबान पर शुगर फैक्ट्री खोलो। कठोर वचन तीर के समान होते हैं, जिसको भी बेधेंगे उसका दिल छलनी छलनी होगा। यहाँ लव फैक्ट्री जल के ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ से जो वचन बोल रहे हो, उन वचनों में इतनी मिठास घोलो कि वापस तुम्हें मिठास मिल सके। हमारे लिए ये समझ लेना चाहिए कि कमान से निकला हुआ तीर, गर्भवती महिला के पेट से निकला बच्चा और जबान से निकला हुआ शब्द, ये वापस लौटकर नहीं आते हैं। इसलिए संभल संभल कर बोलो, संभल संभल कर बोलो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। ये बड़ा अद्भुत वशीकरण मंत्र है। मिठास से बोलकर, मधुर वचन बोलकर हम सारे माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं। एक घर में 3 बहुएं होती है, 2 बहुएं पसंद नहीं की जाती है, तीसरी बहू पसंद की जाती है। वजह जबान की शुगर फैक्ट्री, वजह है जुबान की शुगर फैक्ट्री। वो जब भी बोले तो हमेशा फूल झड़ते हुए बोले, न कि जब बोले तो हमेशा तीर और कांटे गाड़ते हुए बोले। वचनों में बड़ी ताकत है, शब्दों में बड़ी ताकत है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे हर इंसान की पहचान होती है। वचन मधुर होने चाहिए। बोलने के बाद कुछ होता नहीं है, आग तो लग गई। इसलिए इंसान की समझदारी इसी में है कि वचन बोलने से पहले या तो न बोले, नेग्लेक्ट करता चला जाए, या फिर जब बोले तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने वाला, कनेक्शन जोड़ने वाला काम करे। ध्यान रखो, बिजली के तार अगर गलत जुड़ जाएंगे तो आग पैदा करेंगे, झटका देंगे, पर सही जुड़ गए तो एसी की तरह हमेशा ठंडक और शीतलता प्रदान करेंगे। तो बोली बोलो, बोली बोल अमोल है जो कोई जाने बोल, पहले अंदर तौल के पीछे बाहर खोल। संभल कर बोलना होगा। बहू के साथ मुझे क्या बोलना है, ससुर के साथ मुझे क्या बोलना है, भाई के साथ मुझे क्या बोलना है, बेटे के साथ मुझे क्या बोलना है। ये वाणी का विवेक तो अपन सब लोगों के भीतर होना ही चाहिए। इंसान का गुरु कौन? पहला गुरु वो जिसने ज्ञान दिया, दूसरा गुरु वो हमारी आत्मा जिसमें विवेक का जन्म होता है। विवेक ही आदमी का सच्चा गुरु होता है। कौन है गुरु आदमी का? विवेक। आपका विवेक आपका गुरु और मेरा विवेक मेरा गुरु। और अगर जहां विवेक नहीं है तो वहां गुरु नहीं, वहां गुरूर होगा। और जहां गुरूर होगा वहां सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छाएगा। तो इसलिए वाणी को, शुगर फैक्ट्री को जरूर गौर करें हम सब लोग। हमें ज्ञानी जनों ने 2 शब्दों के साथ ये विवेक जागृत करने के लिए कहा है। पहला है भाषा समिति और दूसरा है वचन गुप्ती। भाषा समिति का मतलब होता है विवेक पूर्वक अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, इसका नाम है भाषा समिति। और विवेक पूर्वक बोलने का प्रयास करते हुए भी अगर कभी कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो वचन गुप्ती यानी गोपन कर लो, कंट्रोल कर लो, वापस अपने शब्दों को अपने करीब ले आओ। कितने पवित्र शब्द हैं माँ, कितने पवित्र शब्द हैं बहन, पर हमने भाषा समिति, भाषा विवेक का इस्तेमाल का बोध न रखा तो हमने माँ को भी गाली का रूप दे दिया, बहन को भी गाली का रूप दे दिया। हमने इतने महान पवित्र शब्दों को भी कलंकित कर डाला। किस वजह से? हमारी दूषित भाषा की वजह से। तो दोष है ये, वाणी का दोष है ये।
व्यक्ति को निर्मल और निर्दोष जीवन जीना चाहिए। अगर हम वाणी का विवेक रखेंगे और हमेशा सम्मान और मिठास की भाषा बोलेंगे तो हमें हिंसानुबंधी पाप कभी नहीं लगेगा। वाणी से किसी के दिल को जो आघात पहुंचता है वो हिंसा का अनुबंध हमें कभी नहीं होगा। हम शाकाहारी लोग, अहिंसक लोग, हम काया से तो हिंसा नहीं करते, पर अपनी कटु वाणी का इस्तेमाल करके हिंसा कर बैठते हैं। तो हिंसा के अनुबंध थम सकते हैं अगर हम वाणी विवेक को, मिठास से बोलने को अगर हम लागू करते। एक महिला आई थी हमारे पास, बात भीलवाड़ा की है। उस दौरान हम लोग वहाँ आज़ाद चौक में प्रवचन देते थे, तो उसके बगल की गली में से ही रहने वाली एक बहन आई और आकर कहने लगी कि बाप जी, मेरे पति के साथ पिछले 3 महीनों से बोलचाल बंद है, न मैं उनसे बोलती हूँ और न वो मुझसे बोलते हैं। तो वहाँ पर बगल में ही एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहते हैं। तो बोले साहब, मैं उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुझे मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र तू शहद की शीशी में डाल करके घर में रख ले और सुबह जब भी उठते ही सबसे पहले उस शीशी को देख लिया कर, अपने आप तेरा पति के साथ संबंध सुधर जाएगा। बोले बाप जी, उन्होंने कहा था कि 27 दिन तक ये टोटका करना, पर प्रभु जी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, मेरा तो पति मेरी तब झांकता भी नहीं है, अब आप कोई टोटका बता दीजिए कि मैं कर लूं। मैंने कहा एक काम कीजिए, मैंने उनके जीवन में केवल एक फैक्ट्री खोली थी और वो थी शुगर फैक्ट्री। लव फैक्ट्री तो थी पर अंदर में नफरत आ गई तो लव फैक्ट्री खत्म हो गई। तो मैंने उनको ट्रिक जो समझाई वो थी शुगर फैक्ट्री की। और मैंने कहा आप एक काम करो बहन, आपके पास शहद की शीशी है, वो मंत्र है, लेके आओ। मैंने देखा नीचे कागज का चिरकुट था, शायद हो सकता है कोई मंत्र तंत्र लिखा होगा, पर मैं कहा इससे काम तो नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ। मैंने कहा एक काम करो, आज शाम को जाके सो जाओ, कल सुबह है जैसे ही उठो ना, उठते ही सबसे पहले आपके पतिदेव चाय पीते हैं? बोले हाँ साहब, चाय पीने की आदत है, पर आजकल वो खुद ही बनाते हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पीते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो कल एक काम करना, अच्छी सी चाय बनाना, इलायची वेलायची सब डाल करके, जो आपको पता है कि मेरे पति को ये सबसे अच्छी वाली चाय लगती है, वैसी अच्छी वाली चाय बना देना। और चाय बना करके आप खुद आगे बढ़ करके अपने पति के पास जाना और मुंह से बोलते हुए ये शब्द, लीजिए चाय पी लीजिए। ऐसे केवल ले जाके पटकना मत, केवल रखना मत, बल्कि आगे बढ़ के बोलना, लीजिए चाय पी लीजिए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा आप जाओ तो सही, आप ये टोटका आजमा के तो देखो। और उसने चाय बनाई। आज चूंकि पति को राजी करना था, चंद्र प्रभु ने उनको बात समझाई थी, तो पति को राजी करने का टोटका करना था। उसने इलायची वगैरह डाल के, गरम मसाला डाल के और थोड़ा सौंठ मोट कूट करके शानदार चाय बना करके अपने पति के पास गई और 2 कप लेकर गई, एक अपने लिए अपने पति के लिए। लीजिए चाय पी लीजिए। उसने मुंह ऊपर करके देखा, है ये क्या हुआ, ये कौन सा चमत्कार हुआ? तो बोले कि चाय पी लीजिए। अब वो पति कैसे इनकार करे कि नहीं, मैंने नहीं पीनी, तू जान थारी चाय। अब चाय पकड़ाई, खुशबू अच्छी आ रही थी। पत्नी ने बड़े प्यार से सुबह उठते ही कहा था लीजिए चाय पी लीजिए। उसने चाय का प्याला पकड़ लिया, चाय पीने लगा। चाय आज मस्त बनी थी, इलायची भी डाली, सौंठ भी कूट कुटा के डाली, प्योर दूध की चाय बनाई, आज तो टेस्टी अलग ही थी। सो चाय पीते पीते कप रखने से पहले उसके मुंह से इतना ज़रूर निकला, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। वो चौंकी, तो आज पति मेरे से बोले, 3 महीने के बाद आज पहली बार मुझसे बोले कि चाय तो आज बहुत अच्छी बनी है। वो फिर बोलने लगी, मैं तो रोज़ ही आपको अच्छी चाय बना के पिलाना चाहती हूँ, पर आप ही मुझसे नहीं बोलते। नहीं नहीं, अगर तुम रोज़ चाय पिलाना पसंद करती हो तो मेरे क्या पड़ी है जो मैं उठ करके खुद चाय पीने जाऊं। अब बातचीत होनी शुरू हो गई। 3 महीने से पहली बार वाणी निकली तो थोड़ा इसके मन में भरा हुआ था, थोड़ा उसके मन में भरा हुआ था, और कुल मिलाकर के जब 10 मिनट तक, जब अंदर जो भरा होता है ना, वो जब वो बोल के खाली कर देता है तो अंदर ब्लैंक हो जाता है,
ब्लैक बोर्ड और तब जो लिखना चाहो सो लिख दो। तो फिर उसने कहा कि 10 मिनट तो सारी बातचीत हो गई, फिर कहा कि पर मैं एक बात नहीं समझ पाया कि 3 महीने में अचानक आज पहली बारी तूने चाय ला करके क्यों दी? तो बोले मैं इस तरह से महाराज साहब जी के पास गई थी और महाराज साहब जी ने मुझे कहा कि तुम एक कप चाय बना करके अपने पति को दे देना और कि ये कहना कि लीजिए और इसे पी लीजिए, मुंह से इतना ज़रूर बोलना। बस उन्होंने कहा और मैंने कर लिया। अब वो पति पत्नी दोपहर में हमारे पास आए, दोनों इकट्ठे होकर के, दोनों पास में आकर के बैठे और मैंने कहा क्या बात है बहन जी, चाय वाय? बोले बाप जी आपकी चाय ने तो कमाल कर दिया, यही है मेरे पतिदेव, यही है मेरे पतिदेव। दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई थी वापस उसे पॉजिटिविटी में बदल दिया, दोनों वापस सुखी हो गए, पति पत्नी का संबंध वापस मिठास से भर गया। पर केवल एक ही बात को तो लागू किया और वो है ज़ुबान में शुगर फैक्ट्री। यहाँ अगर हम ज़ुबान में शुगर फैक्ट्री रखेंगे तो भाई पेश आओगे शिष्टता से तो अपने आप आ जाएगी विशिष्टता। शिष्ट से ही बनेंगे हम विशिष्ट। इसलिए वाणी में हमेशा शिष्ट हो, इष्ट हो और मिष्ट हो। जबान से हम खाते भी हैं और बोलते भी है, तो दोनों चीज़ों को साथ ही लागू कर लो ना, इष्ट शिष्ट और मिष्ट। खाने के साथ भी इष्ट शिष्ट और मिष्ट और बोलने के साथ भी इष्ट शिष्ट और मिष्ट। इष्ट यानी प्रिय, तो बोलो भी प्रिय और खाओ भी प्रिय। दूसरा शब्द है शिष्ट, तो खाओ भी शिष्ट यानी शालीन भोजन ग्रहण करो, सात्विक भोजन ग्रहण करो और जब बोलो तो वाणी भी हो शिष्ट, शालीन भाषा का उपयोग करो। और वाणी के साथ तीसरा गुण जोड़ो मिष्ट, यानी कि वाणी मीठी हो तो भोजन भी तो मीठा 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 करो। इष्ट शिष्ट और मिष्ट चाहे अंदर खाओ और चाहे वाणी के रूप में बाहर इसे निकालो, पर दोनों के साथ में प्रियता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, मिठास और माधुर्य होना चाहिए। यही है दिल में खोलो लव फैक्ट्री, जुबान में खोलो शुगर फैक्ट्री। भाई हाथों की शोभा, हाथों की शोभा दान से है, दिल की शोभा दया से है और जुबान की शोभा मिठास से है। स्वभाव को अमीर बनाने के लिए, स्वभाव को समृद्ध और संस्कारित बनाने के लिए तीसरी फैक्ट्री है और वो है दिमाग में खोलो आइस फैक्ट्री। पहली सीढ़ी है दिल, दूसरी सीढ़ी है जबान, तीसरी सीढ़ी है दिमाग। दिमाग को अब तक हम लोग काफ़ी शांत करने का प्रयास किया पर दिमाग किसी का शांत हुआ नहीं, तो इसलिए अब हम क्या करें, पहली सीढ़ी दिल से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सबके लिए प्यार सद्भाव रखेंगे। जुबान से जब भी बोलेंगे हमेशा फूल झड़ते हुए बोलेंगे और दिमाग को रखेंगे कूल कूल। दिमाग को कैसा रखेंगे? कूल कूल। दिमाग में जब गर्मी पैदा होती है तो मेमोरी पावर खत्म होने लगता है, आंखों की ज्योति खत्म होती है, भीतर की शांति कुंठित होती है, अंदर तनाव बढ़ने लगता है, कुंठाएं बढ़ने लगती है और कुल मिलाकर के जब भी इंसान का दिमाग गर्म होता है आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, रिश्तों में खटास आती है, करियर चौपट होता है, कैरेक्टर उसका लूज हो जाता है। दिमाग भगवान का वरदान है। जितना बड़ा वरदान दिल है उतना ही बड़ा वरदान दिमाग है। पर भाई साहब दिमाग को अगर हम गर्म करते रहेंगे बार 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 बार, तो एक बात याद रखो, दूध को भी एक बार ही गर्म किया जाता है। बार बार दूध गर्म करना शुरू कर देंगे तो दूध भी जलना शुरू हो जाएगा। ईंट भी आखिर एक बार ही पकाई जाती है, कोई रोज़ रोज़ उसको भट्टी में नहीं डाला जाता है। दिमाग अगर हम इसे बार बार गर्म करते रहेंगे तो मत कहो कि आजकल बुद्धि में कुछ नहीं रहता, मत कहो कि आजकल याददाश्त ठीक नहीं रहती है, बल्कि ये कहो कि मैं बार बार गर्म हो जाता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब कमजोरियाँ आ गई हैं। अगर हम मरते दम तक
अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखेंगे, शांति और धैर्य पूर्वक इसका इस्तेमाल करेंगे, तो 90 साल की उम्र तक भी ये हमारा दिमाग हमारे लिए पावरफुल बना रहेगा और हमें पावरफुल रिजल्ट भी देता रहेगा। मत होने दो गर्म इसे बार बार। हम लोग क्रोध के नाम पर जल्दी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अपने दिमाग में जब जब भी हम गर्माहट ले आएंगे, क्रोध पैदा होगा, और अति क्रोध हमेशा कषायों का प्रगाढ़ अनुबंध करेगा। कषाय शब्द का अर्थ होता है जो कस लेता है हमें। जैसे फांसी का फंदा होता है ना, एक बार गले में डाला और हम लटके, फिर जीना आदमी के लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि उसने उसको कस लिया। और ऐसी है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय जब इसका फंदा हमारे दिमाग में लग जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है और आदमी हर रोज मरता है। जहर खाने वाला तो एक दिन मरता होगा जिंदगी में, पर क्रोध कषाय करने वाला व्यक्ति तो रोज रोज ही मरता है। अब रोज रोज ही जो आदमी मर रहा है, अंदर में झुलस रहा है, अंदर में उसकी चिताग्नि जल रही है, तो चाहे चिंता के रूप में हो, चाहे क्रोध के रूप में हो, कुल मिलाकर एक बात के लिए प्रेरित करूंगा, और वो बात है अपने दिमाग को हम चाहें कंट्रोल किया जा सकता है। समझदारी का हमें उपयोग करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, केवल डिग्रियां हासिल करने से आदमी समझदार नहीं होता है। समझदारी का इस्तेमाल इंसान जीवन से हासिल करता है। समझदारी जीवन को जागरूकतापूर्वक जीने से आती है। और अगर हम हमारे समझदारी का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो होता है उसको होने दो, मैं मेरे माथा फोड़ी में हाथ नहीं डालूंगा, मेरे किए कुछ होता नहीं, मेरे रोके कुछ रुकता नहीं, जो होनी है वो हो रही है, उसकी अपनी नियति है, इनकी अपनी नियति है, इनकी अपनी नियति है, और जिसकी जो नियति अपने भाग्य में लिखा कर लाया है, मैं कब तक उसकी नियतियों को बदलने का पुरुषार्थ करता रहूँगा। खुद ही आदमी को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होता है और अपने माइंड को आइस फैक्ट्री का मालिक बनाना पड़ता है। भाई गुस्सा भी करते हैं तो गुस्सा 4 तरह का, मीठा गुस्सा, मामूली गुस्सा, बहुत गुस्सा, बेहद गुस्सा। मीठा गुस्सा एक्सेप्टेबल, रूटीन में है। मामूली गुस्सा इसे भी धिका देते हैं, पर बहुत गुस्सा और बेहद गुस्सा ये इंसान के ऐसे कषायों का अनुबंध करता है कि भव आगे जारी रहते हैं, तब भी ये खत्म नहीं होने वाला है। क्यों भूलते हैं कि महावीर प्रभु ने पूर्व जन्मों में कभी डाला था खोलता हुआ शीशा। वो अति क्रोध, अति कषाय, अति वैर उनका पीछा करता रहा और तीर्थंकर का रूप लेकर के पैदा हुए, तब भी वो अनुबंध नहीं छूटा, वो बंधन नहीं टूटा और उनके कान में कीले आए। ये तीव्र कषायों का अनुबंध है। चंड कौशिक सांप पूर्व भव में संत था, अति क्रोध के कारण मर करके सांप बना और सांप की तरह डंक मार रहा है। सावधान सावधान सावधान। अगर हम में से भी कोई व्यक्ति अति क्रोध, बहुत क्रोध, बेहद क्रोध करता है, मानकर चलो हमने हमारे आने वाले जन्म को चंड कौशिक बनाने के रूप में तय कर लिया है। पर हम अगर चाहें तो अपनी उस त्रियंच योनि को आज भी सुधार सकते हैं। और जो अब तक हुआ अति क्रोध, जो हुआ सो हुआ, पर अगर हम फैसला कर लें अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने आप में शांत रहूँगा, शांति का पथिक बनूंगा, मैं शांति दूत बनूंगा। मैं आपको अपने आप को न तो खुद को जलने दूंगा और न दूसरों को जलाऊंगा। कुल मिलाकर मेरे भाई बहनों, ये अति क्रोध, बहुत ज़्यादा चलने वाला गुस्सा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लकीर हमने पानी पर खींची, वो लकीर कितनी देर रहेगी? तत्काल मिट जाएगी। मीठा गुस्सा, पानी पर खींची गई लकीर। मामूली गुस्सा, बालू पर खींची गई लकीर।
फिर वापस प्यार का झोंका आया और वो लकीर मिट गई। बहुत गुस्सा, तालाब में मिट्टी में आई हुई दरार काफी दिनों तक रहेगी और फिर कभी जाकर बरसाती पानी आएगा, कोई चंद्र प्रभु जैसा संत आएगा और कुछ प्रेम का पानी बरसाकर उन मिट्टी के दरारों को फिर पाट देगा, फिर भर देगा। पर चौथी दरार होती है पत्थर पर खींची गई लकीर। इसको चंद्र प्रभु भी ठीक नहीं कर सकता। ये कषायों का ऐसा प्रगाढ़ अनुबंध हो जाता है, जो मैं बांधूंगा तो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा और कोई और बांधेगा तो उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर पर जो लकीर आ गई है अब ये बहुत लंबे समय तक खींचनी है। अब ये नहीं बता सकता कि वो 1 जन्म तक खींचेगी या 7 जन्म तक खींचेगी, पर ये क्रोध, ये वैर, ये अनुबंध चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो करो क्या, समाधान क्या है? शांति हो गया। रोज 2 घंटा मौन रखने की आदत डालो और उस मौन के दौरान कुछ भी अच्छा बुरा हो जाए तो मौन खुलने के बाद कोई प्रतिक्रिया मत करो। क्या करें कि हमारे भीतर दिमाग में आइस फैक्ट्री चले। जेब में चौघड़िए का कार्टून रखिए, चौघड़िए का पन्ना रखिए और देख लीजिए कि अभी लाभ का चौघड़िया चल रहा है कि अमृत का चौघड़िया चल रहा है कि उद्वेग का चौघड़िया चल रहा है। और अक्सर आप पाएंगे जिस समय आप गुस्से में होंगे उस समय अगर आप चौघड़िया देखेंगे तो हमेशा उद्वेग वाला चौघड़िया ही सामने आएगा, काल वाला चौघड़िया ही आएगा। चौघड़िया भी तो देख के आपके सामने आएगा ना। जब प्रेम से भरे होंगे तो अमृत चौघड़िया आएगा, जब मिठास से बोल रहे होंगे तब लाभ का चौघड़िया आएगा। बाकी तो सब खतरनाक चौघड़िए हैं। वो पंचांग में चौघड़िया होता है ना, शुभ, लाभ, अमृत, चल, काल, उद्वेग। तो भाई टाइम देख करके गुस्सा करो ना। मैं तो देखिए मान कर चलता हूं, भगवान जो कुछ देता है कुछ न कुछ सोच कर देता है। उन्होंने अगर क्रोध को भी पैदा किया है तो इसमें कोई न कोई भलाई का तत्व होगा। पर यह परमाणु बम है, रोज रोज इस्तेमाल करने वाला ये तत्व नहीं है। ये अंतिम समय का अस्त्र है। शिशुपाल ने गालियां ठोकी भगवान कृष्ण को, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार। कृष्ण शांत रहे। क्रोध का अस्त्र कब इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गलतियों को माफ किया था? हैं? कितनी गलतियों को? 99। तो भाई अब देख लो, क्रोध तो किया था कृष्ण प्रभु ने, लेकिन कब? 99 दफा शांत रहने के बाद अंतिम हथियार के रूप में कि अब कोई हथियार नहीं बचा है, तब उन्होंने क्रोध किया, तब उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया, तब विकरालता धारण की होगी। पर 99 गलतियों को माफ करके, 99 बार किसी की उग्रताओं को नेगलेक्ट करके, उसकी 99 बार गलतियों को माफ करके उन्होंने हर बार उसे नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है यार, कोई बात नहीं, बोल दिया, उसने कह दिया तू नालायक, मेरे कौन सा फर्क पड़ा, मैं कौन सा नालायक हो गया। उसने कहा तू बदमाश, तो उसके कहने से मैं कौन सा बदमाश हो गया। तूने जो कहा सो कहा, फिर भी धीरज रखा, धीरज रखा, धीरज रखा। क्रोध ये परमाणु बम की तरह है, ये अंतिम शस्त्र की तरह इस्तेमाल कीजिए कि अब इस अस्त्र का इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे पास और कोई शस्त्र नहीं बचा। अब मैंने अंतिम हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया और फिर भी अब अगला नहीं सुधर रहा, उसे वक्त पर छोड़ दो। जो भगवान उसके साथ करना चाहे वो हो जाए। कुल मिलाकर के अपने स्वभाव को समृद्ध, अमीर, सुखदायी और सुंदर बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 फैक्ट्रियों खोलो, अमीर बनो। पहली फैक्ट्री है लव फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री आइस फैक्ट्री। जब जब लगे यहाँ नफ़रतें आने लग गई, याद करो मेरे गुरु ने मुझे कहा था दिल में हमेशा लव फैक्ट्री खोलो। मैं नफ़रतें नहीं पलने दूंगा, मैं यहाँ पर प्रेम रखूँगा या शांति रखूँगा या क्षमा रखूँगा। जब जब लगे कि आज मेरे द्वारा मुंह से कड़वे वचन निकल गए हैं
इसमें मिठास लाओ। मेरे गुरु ने मुझे समझाया है, यहाँ शुगर फैक्ट्री खोलो। मैं अपने मुंह में फायर फैक्ट्री नहीं खोलूँगा, शुगर फैक्ट्री खोलूँगा जब जब लगे कि यहाँ पर गर्मी आ गई है, तेजी खा बैठा हूँ। शांत, अपने आप से कहो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, शांत शांत शांत। केवल एक गहरी सांस लो और गहरी सांस लेकर अपने आप से कहो, भाई जो होना था सो हो गया, मेरे दिल में उसके लिए क्षमा है, मैं उसे क्षमा करता हूँ और अपने आप को शांत 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 करता हूँ। हर व्यक्ति को सप्ताह में कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, +20 -20, जितनी बार मैंने गुस्सा किया, गुस्से का निमित्त बना और मैंने गुस्सा किया, कॉपी में -20 नोट कर लो। और गुस्से का निमित्त तो बना पर मैंने गुस्सा नहीं किया, +20 अपने दूसरी तरफ लिख दो। सप्ताह बीते, मूल्यांकन कर लो, मैं प्लस में रहा कि माइनस में रहा। आदमी को वही ज़िंदगी जीनी चाहिए जिसमें व्यक्ति प्लस में रहे, और प्लस में रहने का तरीका यही है, शांति, मिठास और एक दूसरे को जादू की झप्पी। अपनी ओर से इतना ही ग्रहण करने का आज अनुरोध कर रहा हूँ। श्री प्रभु शरण।